नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो सतलुज यमुना लिंक नहर पर एक बार फिर हरियाणा और केंद्र सरकार ने प्रयास किए कि मसला बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन पंजाब अपने अड़ियल रवैये पर बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में हरियाणा ने भी साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा और अपने हक का पानी लेकर रहेगा। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने बैठे। केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर रही है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों राज्यों के सीएम मनोहर लाल और भगवंत मान के साथ दिल्ली में बैठक की, लेकिन ये बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। बैठक के बाद बाहर निकलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब पानी नहीं देना चाहता और हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। मंत्रालय में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जैसा हमको मालूम है कि एसवाइल का नीचे मत आता, नीचे पकड़ो, पकड़ो ऊपर पकड़ो। आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक एसवाइल के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है, वो डिक्री ये दी है कि एसवाइल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें, कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे काउंटर पार्ट पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके जो सारे अधिकारियों की टीम, वो इस विषय को अभी इस एजेंडे पर ही लाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी के बंटवारे पर बात करें, जबकि पानी का बंटवारा ये अलग से ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, ये काम उस ट्रिब्यूनल का है। वो पानी का बंटवारा जैसा भी ट्रिब्यूनल की सिफारिश होगी, हम उस हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन पहला विषय है कि एसवाइल बननी चाहिए, तो एसवाइल बननी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो जो एक्ट बनाया था 2004 में, जिसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी उसको निरस्त कर चुका है राष्ट्रपति जी के राय के हिसाब से, लेकिन इसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को भी मानते नहीं हैं, और ये जो हमारा एक्ट है 2004 का, वो अभी एग्जिस्ट करता है। ये एक सीमा को तोड़ करके कही गई बात है, ये भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम अवगत कराएंगे कि इस विषय को इस सीमा तक वो सोचते हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। हमारी अभी भी वही बात है कि एसवाइल नहर बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी ओर से यही बताया जाएगा कि पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है, और पंजाब नहीं है तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसमें जो निर्णय देंगे वो हमको यमुना से सतलुज को पानी दिया जाए, वो ये बात कह रहे कि जब पानी के बंटवारे का सारा हिसाब किताब लगाया गया है, उसमें इन सब नदियों का पानी, चाहे रावी व्यास का पानी है या सतलुज का पानी है या फिर उसमें यमुना का पानी है, सबको अकाउंट फॉर किया हुआ है पहले से। और जो प्री पार्टीशन जो पानी इस पंजाब के हिस्से को मिलता था, वो भी अकाउंट फॉर है। इसलिए उस रेशो में जो पानी बांटा गया है, उसमें यमुना के पानी को अकाउंट फॉर पहले से किया हुआ है। इसलिए अलग से यमुना छोड़ा हुआ नहीं है, यमुना भी है, सतलुज भी है, रावी व्यास का भी सर्वोच्च पानी है। पार्टीशन से समय का जो पहले पानी उनको मिलता था, वो भी उसके अंदर काउंट किया हुआ है। कोई भी एक बूंद पानी उसमें छोड़ा गया नहीं है।
पंजाब कहती है कि जब बंटवारा हुआ तो हालात और थे, लेकिन आज पंजाब के बहुत से जो एरिया है वो डार्क जोन में चले गए, तो आज हालात कुछ और हैं। स्थिति पंजाब की जैसी है, हरियाणा की भी उससे कोई अच्छी नहीं है। हरियाणा का भी डार्क जोन चला गया है। पानी को बचाने का दायित्व सभी स्टेट का है, लेकिन आज विषय पानी के बंटवारे का नहीं है। आज विषय एसवाइल नहर को बनाने का है। अगर नहर बनती है तो पानी तो प्रो रेटा जो भी नया ट्रिब्यूनल बना है, जो निर्णय देंगे उसके हिसाब से लेंगे, उसमें कहीं कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर एसवाइल नहर बनेगी नहीं, पानी कल को हो सकता है हमारे यहाँ ज्यादा है, हमको उनको देना पड़ेगा, उनके पास ज्यादा है, हमको लेना पड़ेगा। बरसात के दिनों में तो दोनों प्रदेशों में पानी ज्यादा होता है, इसलिए एसवाइल चैनल एक बनना, ये सुप्रीम कोर्ट की डिक्री मिल चुकी है, वो जरूरी है। पानी के बंटवारे का विषय उसमें है ही। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर दोनों राज्यों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठकर मसला सुलझाने को कहा था, लेकिन बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक उस समय भी बेनतीजा रही। अब फिर 19 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन हरियाणा ने साफ कर दिया है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा लेकर रहेगा। और यमुनानगर में फलदार बाग योजना के तहत पंचायती जमीन पर फलदार पौधे लगाए गए हैं। जिले के कई बागों में आपको बता दें कि इस तरह की योजना चलाई जा रही है, जिसका बड़ा फायदा हो रहा है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसके फायदे गिनवाए और बताया कि किस तरह से ज्यादा जगहों पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की फलदार बाग योजना का अच्छा परिणाम मिल रहा है। यमुनानगर में वन विभाग अब तक 5 फलदार बाग स्थापित कर चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रानीपुर, शहजादवाला, लेदा, भिलपुरा, खिजरी में स्थापित किए गए बाग और नर्सरियों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वन मंत्री ने कहा कि रानीपुर गांव में 50 एकड़ की पंचायती जमीन पर इस योजना को धरातल पर उतारा है, ताकि जिला भी हरा भरा रहे और पंचायत को इससे आमदनी भी हो। हालांकि इस योजना से सीधा फायदा तो पंचायत को होगा, लेकिन इसका पूरा खर्च वन विभाग के जिम्मे है। ट्यूबवेल का कनेक्शन, तार बाड़ की चारदीवारी, खेत की जुताई, लेबर का खर्च और भी कई तरह के खर्चे वन विभाग उठाएगा। वन मंत्री ने कहा कि ये योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और जल्द ही औषधियों की नर्सरी भी तैयार की जाएगी। ये रानीपुर गांव है और पास ही इसके आदि बद्री है, उससे पहले गांव है ये। तो यहाँ पे 50 एकड़ जमीन है जो पंचायत ने में दी बाग लगाने के लिए, और उसमें 10,000 पौधे हमने लगाए। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा जैसे हमने किया, तो ये इसलिए है कि ये जो पाड़ा पड़ता है ना, तो आम का जो पेड़ है वो सूख जाता है उसकी वजह से, तो उससे इसकी सुरक्षा के लिए ये ऊपर अपने डामने का काम किया। और आपने देखा कि बहुत अच्छे, काफी बड़ी संख्या में इसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगे हैं, जहाँ आम के लगे, जामुन के भी लगे, आंवले के भी लगे, बेड़े के भी लगे, कचनार के भी लगे हुए हैं, इमली के भी लगे हुए हैं, और अपना अर्जुन है, और जमुआ भी है, नीम भी है, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे 10,000 पेड़ हमने लगाए हैं। तो इससे जो डाइवर्सिटी वाली भी एक प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक सॉल्व होगी। तो अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं, और साथ ही मैं समझता हूँ पंचायत की आमदनी इससे काफी अच्छी बढ़ेगी। और आपने देखा काफी ऊंचे नीचे हैं, लेकिन हमने काफी अच्छा प्रयास जो हमारा विभाग है उसने किया। और अभी ये 1 साल से कुछ ही ज्यादा के पेड़ हैं, 1 साल 3 महीने के पेड़ हैं अभी ये, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। सर सिर्फ इस जिले में है या पूरे प्रदेश में इस प्रकार के? नहीं, देखिए हमने पूरे प्रदेश में चलाई स्कीम तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जिले में सबसे ज्यादा काम इसमें हुआ। हमारे डीएफओ हैं सूरज बांधी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और आज हमारे 9 जगह के प्रोग्राम थे आज इस प्रकार के, जहाँ या तो बाग लगे या इसी प्रकार की प्लांटेशन की है। 1 साल की 8,43,000 डीएफओ साहब बता रहे कि 8,43,000 की प्लांटेशन है, लेकिन ये बाग की नहीं है, ये टोटल प्लांटेशन है, जो टोटल हमने पेड़ लगाए वो। लेकिन
जो बाग की है वो भी काफी बड़ी अच्छी मात्रा में है। अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा कई जगह, यानी कि ऐसे जो 20 एकड़ से लेकर और 50 एकड़ तक के कई बाग हमने यहाँ लगाए हैं। हाँ देखिए, उस पर भी काम कर रहे हैं, कुछ जगह वो भी लगाई गई है, जो औषधीय पेड़ लगाने थे वो भी लगाए गए हैं। लेकिन ये ज्यादा प्रभावी है क्योंकि काफी इससे आमदनी बढ़ेगी पंचायत की, और ये काफी बड़ा एरिया है, मतलब वाटिका तो एक छोटी सी है, तो उतना मतलब एक इम्प्रेशन नहीं देती। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम लगा रहे औषधीय पेड़ भी, तो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कई जगह इस प्रकार के जो बहुत अच्छे हमारे चल रहे हैं। और अभी हमने 2 साल पहले इस काम को शुरू किया। हमारी इच्छा है कि और पंचायतें भी इसमें आगे आए, इससे पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और पर्यावरण भी ठीक होगा। वन विभाग 12-13 रुपए 12 रुपए का पेड़ दे रहा अभी, और काफी पेड़ हम हर साल पैदा करते हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ हम वितरित करते हैं किसानों में। लेकिन हमारी भी एक सीमा है, अगर हम सारा पॉपुलर पैदा करने लग जाए, यही देने लगे, तो फिर दूसरे पेड़ पीछे रह जाएंगे ना जी। तो बहुत लोग हैं जो प्राइवेट नर्सरी वाले हैं, वो भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। तो हम तो किसान को 250-300 पेड़ ही देते हैं 1 एकड़ के लिए। बाकी किसान को जिसने ज्यादा पेड़ लगाने हैं वो दूसरी एजेंसी से। डीएफओ सूरज भान ने फलदार बाग योजना के पीछे वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का विजन भी बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कई तरह के फलदार पौधे लगाए गए हैं। ये हमारे माननीय वन मंत्री जी का विजन था कि पंचायत की जो जमीन है उनमें फलदार पौधे लगाए जाएं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनको रोजगार मिले, पशु पक्षियों को आश्रय मिले, वाइल्ड लाइफ लोगों के खेतों में नुकसान ना करके उनको वहाँ बसेरा मिले और पंचायत के साथ में आमदनी हो। बेगमपुर गांव की जो पंचायत लैंड है उसमें इसी वर्ष 22-23 में ही बाग लगाया है। तकरीबन 25 एकड़ जमीन है और उसमें 3270 पौधे लगे हैं। आम के करीबन 1700 हैं, अमरूद 850 के आसपास हैं, बाकी लीची है, नींबू है, मौसम्बी है। तो वो हम जो ना 3 साल देखभाल करेंगे, 3 साल के बाद गांव वालों को हैंड ओवर कर देंगे उसको। जो हमारी दूसरी साइड थी उसके बाद वो खिजरी गांव की थी। खिजरी गांव में भी हमने 25 एकड़ में 2020-21 में वाइल्ड लाइफ स्कीम के अंतर्गत, ताकि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि वाइल्ड लाइफ लोगों के खेतों में आ जाती है और नुकसान करती है, उसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, तो उनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमने उसमें फलदार पौधे लगाए हैं। आम है, नींबू है, हर्ड है, बहेड़ा है, आंवला है, जामुन है, बेल पत्तर है। इस तरह से हमने उसमें करीबन 5000 फलदार पौधे लगाए हैं। ये सारा हमारा माननीय मंत्री जी का विजन है कि फलदार पौधे अधिक से अधिक हम अपने जिले में लगाएं। यमुनानगर का जो टोटल वन क्षेत्र है उसकी अगर हम पूरे हरियाणा की स्थिति के हिसाब से आंकलन करें तो काफ़ी अच्छा है। करीबन 13.4% हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो यमुनानगर का है उसका वन क्षेत्र है। और हम अगर हेक्टेयर्स में इसको आंकें तो ये 22,856 हेक्टेयर के आसपास हमारा बनता है, जिसमें 10,000 हेक्टेयर में हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। इसका फॉरेस्ट एरिया तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उतना ही रहेगा, ज़मीन को तो आप नहीं स्ट्रेच कर सकते हो, पर ट्री कवर बढ़ा सकते हैं। ट्री कवर बढ़ाने का यही अल्टरनेट है जो हमारे माननीय मंत्री जी का विजन है कि फॉरेस्ट एरिया से जो बाहर का एरिया है, पंचायत लैंड है, प्राइवेट लैंड है, कम्युनिटी लैंड है, उनको कवर किया जाए। शमशान घाट हैं, स्कूल्स हैं, तो उसी पर्पज को, उसी मोटो को जो ना मद्देनजर रखते हुए हमने इतनी सारी प्लांटेशन पंचायत लैंड्स में की है। वन विभाग की जानकारी के मुताबिक 25 एकड़ के बाग में सालाना लगभग 3 लाख का खर्च आता है। 3 साल तक किसी भी पंचायती जमीन पर लगे बाग की देखभाल विभाग की तरफ से की जाएगी। उसके बाद वन विभाग की तरफ से बाग तैयार करके पंचायत को सौंप दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की ये योजना काफी असरदार साबित हो रही है। इस योजना से जहां जिला हरा भरा होगा, वहीं पंचायत के पास भी आमदनी का साधन होगा। और चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरकारी महकमों में मशीनरी और जरूरत के हिसाब से खरीदारी के लिए समय समय पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती रहती है। इसी कड़ी में एक बार फिर चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल समेत
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में करीब 4 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में और क्या कुछ खास रहा, इसके बारे में जानकारी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी। हमारी जो आज कमेटी थी, सब कमेटी जो परचेज कमेटी, उसकी मीटिंग थी। जेपी दलाल जी उसमें मेंबर थे, मैं उसमें था, और मेरे ट्रांसपोर्ट महकमे के थे। बैटरी के कुछ बैटरियां थी, 190 1900 के आसपास की बैटरियां उसमें थी। कुछ हमें नई बसों की चेसी बना के तैयार कर रहे हैं, कुछ पाइप परचेज करनी थी। ये सारा एक 4 करोड़ के आसपास था। एक अपना वो भी 4 में थे, 50% हमने लिया है। कुछ छोटी परचेजिंग थी, जिससे क्या है कि काम रुका हुआ था। बैटरी के कारण ट्रांसपोर्ट का काम रुका हुआ था। जो नई बसों की जो चेसिस बननी थी, 400 बसों के लिए जो हमें पाइप लेना था, वो जरूरी था कि बस हमारी बन नहीं पा रही थी। एक छोटी छोटी परचेजिंग थी जो बॉडी बनाने में जो काम आती है, और जो उनकी जो रेट था उस रेट से भी कम में देके काम किया। नहीं, नई बसें अभी हमारी 350 बस रोड पे हैं। 100 बस इस महीने निकलेंगे, 400 बस और हैं। जल्दी हमारे मार्च तक हम पूरे हरियाणा में 1300 बस पूरे हरियाणा के हर जिले में देने का काम करेंगे। वहीं बढ़ती ठंड और आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर भी परिवहन मंत्री ने कहा कि निर्देश दिए गए हैं, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं और आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों में भी कमी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सभी आरटीए को डायरेक्शन दी है कि इस तरह की कहीं भी अपने जिले में जिस तरह की ज़्यादा टेप लगाए। अपना रोड सेफ्टी के तहत हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें कोई अवैध कट है उनको बंद करा जाए, कोई खड्डे उसको बंद किया जाए, कहीं ब्लैक स्पॉट है उसको ध्यान से देखा जाए। आने वाले समय फॉग का समय है, इस पर भी ध्यान रखा जाए, भाई लाइटिंग का या अपने दूसरे आई कैट का, ये सारी चीज़ इस तरह की जो भी थी सबको हमने काम जारी है। और कोई कहीं जिला रह रहा तो उसको भी जल्दी से जल्दी कराएंगे और स्पीड से हम कराने का प्रयास करेंगे। आवारा पशुओं के गले में हमने ये भी कई जिले में, फरीदाबाद में, पलवल में, कई जिलों की मैं जानकारी जो मेरे पास वीडियो क्लिप है कि हमने उसके गले में पट्टी डालने का काम किया है, अपने सींग पे पट्टी लगाने का, गले में पट्टी डालने का काम किया, जिससे कि जानकारी मिल जाए पशु बैठा है, कोई चीज़ है कि कई बार दिमाग से दिखाई नहीं देता पशु, क्यों धुंध में दिखाए, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उससे लाइट पड़ती है, चमकती है। सींगों पे भी लगाने का हम टेप काम करें, गले में भी पट्टा डालने का काम करें, जिससे कि जानकारी। कुल मिलाकर बैठक में करीब 4 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई, जिसके बाद रोडवेज को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही जल्द ही रोडवेज में बसों की संख्या में इजाफा होने वाला है। और करनाल के उन्नतिशील पद्मश्री किसान सुल्तान दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बनकर उभरे हैं। यहाँ एक तरफ वो मछली पालन भी कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, तो अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने एक नई तकनीक भी इजाद की है। हरियाणा सरकार किसानों और कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं, जिसके बाद हरियाणा के किसानों ने जोखिम मुक्त खेती को अपनाया। प्राकृतिक खेती की ओर किसान आकर्षित हुए हैं और इसी का नतीजा है कि हरियाणा में किसान अब नई तकनीक और प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं और अपनी आय में भी इजाफा कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के उन्नतिशील पद्मश्री किसान सुल्तान दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। जहां एक तरफ सुल्तान मछली पालन को भारत में नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने एक नई तकनीक इजाद की है, जिससे न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी, बल्कि आम लोग भी अपने घरों की छत पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर कई बीमारियों से बच सकेंगे। मछली पालक सुल्तान सिंह ने बताया कि इस तकनीक को उन्होंने कनाडा में देखा था।
यह लगभग 5 साल पहले की बात है और उसके बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। इस तकनीक को कामयाब बनाने में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान सिंह को 5 साल तो लग गए, लेकिन अब सुल्तान की ये तकनीक देश के लाखों मछली पालक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस तकनीक से किसान और आम लोग टमाटर, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, प्याज, तोरई, घिया और खीरा, इसके अलावा अन्य सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे। साथ ही ये सब्जियां पूरी तरह से जैविक हैं। इस तकनीक में खास बात यह होगी कि किसानों के खेतों में 3 महीने बाद आने वाली सब्जियों की फसल केवल 45 दिनों में ही हो जाती है। मछली पालक किसान 1 एकड़ में 64 क्विंटल सब्जियों को पैदा कर सकेगा। अगर मछली की बात करें तो 1 एकड़ में 1 साल में 5 से 6 लाख की मछलियां निकाल सकते हैं और शुरुआती समय में 1 एकड़ से मछलियों का काम करने पर 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है और इस तकनीक को 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसमें थर्माकोल की सीट लगाई जाती है, जिनको लगाने पर एक बार ही खर्च होता है, जो 15 साल तक खराब नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इस पर सिर्फ शुरुआत में ही खर्च होता है, बाद में यह 15 साल तक आमदनी देती रहती है। इन थर्माकोल की सीट पर 1 फुट के अंतराल पर सब्जी के पौधे लगाए जाते हैं। सब्जियों को पैदा करने पर होने वाला खर्च भी एक ही बार करना होता है। इससे खर्च और मजदूरी बचेगी, खाद और दवाई भी नहीं डालनी पड़ेगी। किसान के खेत में पलने वाली सब्जी का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और मछली तंग भी नहीं होती। मछली का मल मूत्र इन सब्जियों के लिए खाद बन जाता है और पौधों में बार बार पानी नहीं देना होगा। जैविक सब्जी से आमदन ज्यादा होगी क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होगी, तो अच्छे भाव में ग्राहक के द्वारा खरीदी जाती है। पद्मश्री सम्मानित नीलोखेड़ी के गांव बुटाना के किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि यह तकनीक उन्होंने कनाडा में देखी और तभी उन्होंने तय कर लिया कि इसे बड़े स्तर पर भारत में जरूर इजाद करेंगे। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को। नीचे मछली, ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है, किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नलाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियाँ मरने का डर रहेगा। मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है हमारे को ऑर्गेनिक किसान चाहिए। तो ऑर्गेनिक किसान उन लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जब उनको वो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट लगा कर देंगे, इसमें सब्सिडी वगैरह देंगे, तभी फार्मर इसके अंदर एंट्री करेगा। प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपये की डेली सब्जी उतर सकती है। जो वो बाज़ार से लेकर आता है उसके बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 30 लाख रुपए के आसपास है। तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है। किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा जिनके पास मछली पालने का काम है वो इंटीग्रेशन के अंदर और हाई टेक सिस्टम के अंदर एक्वापोनिक्स अडॉप्ट करे और अपनी आय को 6 गुना बढ़ाए। सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने भी बताया कि इस पर उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया है, उनका प्रयोग सफल हो गया है। अगली बार वो 4 हेक्टेयर भूमि पर इस तकनीक को लाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकता है। इसके लिए बकायदा वो आम लोगों को ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरीके की ये पहली तकनीक है जो उन्होंने इजाद की है, जो आने वाले समय में मछली पालक किसानों के लिए नई क्रांति लेकर आएगी। इस तकनीक को देखने के लिए मत्स्य विभाग और बागवानी विभाग के कई बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस तकनीक को दूसरों तक भी पहुंचाया जा सके। सर, इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे होता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब, कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है, क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देता है।
पर हम चाहते हैं अभी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें। तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय है वो 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो तो हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।